एक में। हेलो बच्चों, नाउ एमआर इज बैक। राजवंत सर ने आपको ऑप्टिक्स बहुत ही जोरदार पढ़ाया। सर को मैं पर्सनली मिलकर थैंक यू बोल दूंगा। और आज से हम लोग ईएमआई को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शुरुआत फैराडे ने किया था। फैराडे और लेंज से पहले पहले हम भी और दुनिया वाले भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग मानते थे, अलग अलग ही पढ़ते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? चार्ज, रेस्ट में रखा हुआ चार्ज, मूविंग चार्ज या आइसोलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? खुद मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या करंट कैरिंग वायर। ये दोनों चीजें अलग अलग चैप्टर में बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था। लेकिन एक दिन फैराडे आता है और कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों जुड़वा भाई की तरह है। जुड़वा भाई की तरह कहने का मतलब एक को थप्पड़ मारोगे या एक को कुछ नुकसान होगा या एक में चेंज आएगा तो दूसरे में उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। या बहुत आसान सी भाषा में कहूं, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यही इस चैप्टर का आधार है, जो नाम से भी पता चल रहा है। इलेक्ट्रिक वाला, मैग्नेटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर का नाम। ठीक है, तो चलिए बताइए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कहां से पढ़ाना शुरू किया था? फर्स्ट लेक्चर में फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स शुरू किया था और फिर लेंज लॉ तक गए थे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझाया था। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ या काउंटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस and magnetic flux gives the idea of total magnetic energy passing through the given cross section area। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी मैग्नेटिक एनर्जी पास करेगा उसका ये आइडिया देता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक एनर्जी का आइडिया देता था, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक एनर्जी का आइडिया देता। अब फैराडे साहब ने कहा था, अगर एक कॉइल अपन ने लिया, कॉइल लेना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि फ्लक्स डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए एरिया, और एरिया रॉड में तो नहीं आ सकता। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे तुम्हारी तरफ जा रहा है, एक रॉड रख दिया मैंने, बताओ तो इस रॉड से कितना फ्लक्स पास करेगा? बे रॉड में एरिया ही नहीं है बे हमलाल, रॉड में एरिया नहीं है, तो ऐसे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो ये लूप चाहिए, तो एक लूप लिया मैंने और ये रखा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। ठीक है साहब, अब जब तक यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसकी वजह से फ्लक्स पास करेगा बी कॉस थीटा, और ये कांस्टेंट है। तो फैराडे और लेंज कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल से कांस्टेंट पास कर रहा हो, उसमें कोई भी करंट जैसा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अबे बैटरी थोड़ी ना लगाया यार कि करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो कराने का असल रीजन क्या होता है? पर बैटरी है। अरे बैटरी थोड़ी ना लगाया, इसमें एक सिंपल सा तार का लूप है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सर बैटरी लगा देंगे तो होगा, लेकिन हमें बैटरी नहीं लगाना। फैराडे कहता है कि बिना बैटरी का एक, चलो बल्ब लगा लो इसमें, लो ये बल्ब लगा लिया, बताओ तो बल्ब चमकेगा क्या? नहीं सर, बैटरी भी नहीं है और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से चेंज होगा, मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का दो मतलब है, चेंज होने का बढ़ना या घटना। डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ा। जैसे ही फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा। लेंज लॉ क्या कहता है? कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उसके इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपने कॉज को ही अपोज करता है, मतलब जिसकी वजह से आया है उसी को अपोज करता है। ये लेंज कहता है। लेकिन मैंने तुम्हें इसका एक एमआर स्टार दिया था, बहुत आसान सा। मैंने आपको बताया था आपको सिर्फ ये देखना है कि कॉइल फ्लक्स की इनर्शिया में है, जैसे उसका इनर्शिया ब्रेक होगा वो उसको अपोज करेगा। तो डॉट का बढ़ना, एक इनर्शिया ब्रेक हो रहा है, डॉट बढ़ रहा है, तो ये तुरंत से कॉइल चाहेगा कि मैं डॉट जो बढ़ रहा है उसको कम करूं। कम कैसे होगा डॉट का बढ़ना? क्रॉस होना, और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्लॉकवाइज करंट। तो जैसे यहाँ पे डॉट वाला फील्ड लाइंस बढ़ेगा, क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। ये लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं बेटा, रिवाइज करा देता हूं आपको। और सर अगर डॉट कम हुआ तो कॉइल डॉट के कम होने को अपोज करेगा। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से दिक्कत नहीं है, कॉइल को मैग्नेटिक फ्लक्स से भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉइल को एरिया से भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉइल को दिक्कत फ्लक्स से नहीं है। तो किससे है? फ्लक्स में चेंज होने से। मान लो वहां पे फील्ड लाइंस कम होने लगा, डॉट 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 कम हो रहा है, कॉइल कहेगा नहीं 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 नहीं, तो कम नहीं होना चाहिए, तो क्या कर लेगा? डॉट वाली फील्ड लाइंस खुद बनाएगा। डॉट वाली फील्ड लाइंस मतलब बाहर की तरफ आता होगा, बाहर की तरफ आता होगा मतलब आंटी, बाहर की तरफ आता हुआ मतलब आंटी 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 क्लॉकवाइज।
ये मैंने आपको रटवाया था कि बाहर की तरफ आता हुआ, ज्यादा सोचना नहीं, बाहर की तरफ आता हुआ मतलब आंटी, और अंदर की तरफ जाता हुआ मतलब अंकल। बहुत आसान सी बात है। ठीक है बेटा, तो बोलो, मान लो क्रॉस वाला फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, बताओ अंकल की आंटी, क्रॉस बढ़ेगा तो डॉट बनेगा, डॉट मतलब बाहर आता हुआ मतलब आंटी, बाहर निकले मतलब आंटी, अंदर गए मतलब अंकल। क्रॉस अगर कम हो रहा तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा, क्रॉस बनेगा मतलब अंकल, क्लॉकवाइज। क्रॉस कम होने से क्रॉस बनता है, डॉट कम होने से डॉट बनता है, डॉट बढ़ने से क्रॉस बनता है, और क्रॉस के बढ़ने से डॉट बनता है, क्रॉस बढ़ने से डॉट बनता है, क्रॉस कम होने से क्रॉस बनता है, डॉट बढ़ने से क्रॉस बनता है, डॉट के कम होने से डॉट बनता है। बड़ा आसान है। डॉट मतलब आंटी, क्रॉस मतलब अंकल, डॉट मतलब आंटी, क्रॉस मतलब अंकल। दूसरा, यहां पे कॉइल और मैग्नेट से भी बहुत सारा सवाल पूछते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर मैग्नेट को मैं रेस्ट में रखता हूं तो इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। मैग्नेट को जैसे मैं पास लाऊंगा तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ने कॉइल को देखा, कॉइल ने मैग्नेट को देखा, दोनों एक दूसरे को लगातार देख रहे हैं। मैग्नेट को लगा कि कॉइल देख रहा है तो चलते हैं कॉइल की तरफ। मैग्नेट जैसे ही भागा कॉइल की तरफ, कॉइल कहता नहीं रुको, दूर से ही। मैग्नेट पूछता है क्या दिक्कत है, तुम देख तो रही थी मेरी तरफ। कॉइल कहता नहीं नहीं नहीं, दूर से ही देखो ठीक लगता है, पास नहीं। मैग्नेट अपनी जिद पे आ गया, नहीं मैं तो पास आऊंगा। कॉइल कहता मत आओ ना, मैग्नेट कहता मैं तो आऊंगा। कॉइल कहता मत आओ, मैग्नेट कहता नहीं नहीं, तुमने देखा था मुझे, मुझे लगा तुम पास आना, मुझे तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन कॉइल को मैग्नेट के पास आने से नफरत है। क्या कॉइल को मैग्नेट का शकल पसंद नहीं है? रामलाल टाइप शक्ल है उसकी, शकल पसंद है। दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत यह है कि कॉइल कहता है कि दूर ही रहो, पास मत हो। लेकिन मैग्नेट उसके पास आएगा तो कॉइल क्या करेगा, इसके पास आने का अप्रोच कैसे, एक इमेजिनरी मैग्नेट बना। तो नॉर्थ को रिपेल करने के लिए इधर नॉर्थ होगा। नॉर्थ मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ, इधर साउथ होगा मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ। अब बताओ इसमें करंट कैसा इंड्यूस होना चाहिए ताकि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बने? सर ये तो इस बात पे डिपेंड करता है हम देख कहां से रहे। क्योंकि आप जानते हो, पीछे से आपने देखा आंटी दिखी, तो उसी को आगे से जाकर देखोगे तो तुम्हें अंकल दिखेंगे। आया? पीछे से आंटी तो आगे से अंकल। सर आगे से आंटी है तो पीछे से अंकल दिखेंगे। बहुत जोरदार बात है। तो बताओ तुम कहां बैठना चाहते हो? तो मान लो तू सवाल तुमसे ऐसे पूछा कि रामलाल ही खुद मैग्नेट को लेके जा रहा है, तो रामलाल जैसे ही मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएगा तो रामलाल को क्या दिखेगा? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब आंटी, नॉर्थ मतलब बाहर की तरफ आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड मतलब आंटी। कोई देखना ही नहीं कि कॉइल का कौन सा हिस्सा नीचे, कौन सा हिस्सा ऊपर है। कहां कहानी में लगे हो, कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आओ दिखे आगे, ये रहा तेरा कॉइल, ये रहा तेरा मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ। चल लेके भाग जा इसको, चल भाग जा। जैसे ही भागोगे, जैसे ही भागोगे तो यहां पे आपको दिखेगा, यहां पे दिखेगा कि कौन लेके भाग रहा है इसको। मान लो कि रामलाल लेके भाग रहा है। कौन लेके भाग रहा है? रामलाल लेके भाग रहा है। तो यहां पे ध्यान से देखना कि जैसे ही मैग्नेट को लेके भागोगे होगा क्या? कॉइल चाहेगा कि मैग्नेट दूर ना जाए। अभी तो सर कॉइल चाहता तो मैग्नेट पास ना आए। कि कॉइल को दिक्कत क्या है? कॉइल को दिक्कत है चेंज से। जैसे ही मैग्नेट पास आ रहा था तो कॉइल कहता है कि आ जाओ कोई बात नहीं, सॉरी कॉइल कहता है दूर ही रहो। लेकिन जैसे ही मैग्नेट आ गया, कॉइल के अंदर घुस गया, तो कॉइल कहता है अच्छा ठीक है, आ गए हो तो रहना, आप जाना मत। जब आ ही गए हो तो मेरे जीवन में रहना, जाना मत। लेकिन मैग्नेट तो बेवफा है, वो निकल के भाग रहा। जैसे ही मैग्नेट भागा आगे, कॉइल कहा कहां चले? कॉइल को आया गुस्सा कि क्यों, जब तुम्हें जाना था तो आए क्यों, और जब तुम आ गए तो रहो ना। कॉइल इसीलिए अपोज कर रहा था उसको। तो जैसे ही मैग्नेट भागेगा, कॉइल को आएगा गुस्सा। कॉइल इस मैग्नेट को रोकने की कोशिश करेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या बनाएगा? साउथ। साउथ इसको क्या दिखेगा रामलाल को? साउथ। साउथ दिखे मतलब अंदर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट। और ये याद रखिएगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप देख कहां से। ठीक है? तो पहले लेक्चर में हमने बहुत सारे सवाल कराए थे, लेकिन सारे ही सवाल में एक चीज कॉमन था कि हम सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड कभी निकाला ही नहीं हमने। अरे कितना, कोई चीज होता है तो उसमें दो बातें हैं, कितना और किधर। तो चर्चा हमने सिर्फ करी थी किधर, क्लॉक या एंटी क्लॉक, आंटी के अंकल, बस। अब हमें बात करना है कितना करंट इंड्यूस।
अब लेंज कहता है कि कितना वाला हमसे ना हो पाई, काहे? गणित कमजोर है, बुद्धि है, लेंज में बुद्धि है, लेकिन उसका गणित कमजोर, उसको कम आता मैथमेटिक्स। लेंज को सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा यार, बहुत पहले की बात है, नहीं पढ़ पाया बेचारा, मैथमेटिक्स ज्यादा उसको नहीं आता था, फैराडे को भी नहीं आता था, तो सिर्फ डायरेक्शन बता पाया। उसने लाख कोशिश करी लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं दे पाया कि करंट कितना इंड्यूस होगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं दे पाया। तो फॉर्मूला कौन देते हैं? वो देते हैं फैराडे चाचा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे कहता है कि असल में करंट इंड्यूस ही नहीं हुआ था। लेंज कहते तो ये क्या दिखा रहा था मैं, बिना बैटरी के बल्ब जला रहा था, तो क्या था वो? तो फैराडे कहता है रुको रुको रुको, थोड़ा सब्र करो, काहे जल्दी में, थोड़ा सब्र करो, देखो देखो, ये है तेरा कॉइल, ठीक है साहब, ये है कॉइल और ये है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, बाहर की तरफ आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम कॉइल बनाए हो तो किसी ना किसी तार से बनाए होगे। हाँ सर, तार से ही बनता है कॉइल, तो उसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, चलो बना लेते हैं। ये इसका रेसिस्टेंस है, ये इसका क्या साहब? रेसिस्टेंस। तो फैराडे कहता है कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। लेंज कहता है हाँ नहीं हो रहा। लेंज क्या कहता है? हाँ नहीं हो रहा। अब जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, मान लो यहां पे डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, तो डॉट कम होने से डॉट ही बनेगा, और डॉट का मतलब होता है एंटी। डॉट का मतलब क्या होता है? बोलो, डॉट का मतलब क्या होता है? एंटी। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। कैसा करंट इंड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। लेकिन फैराडे कहते हैं रुको यार, रुको रुको रुको, असल में करंट इंड्यूस ही नहीं हुआ है, इंड्यूस हुआ है ईएमएफ। बैटरी आया है, बैटरी, बैटरी से तो करंट फ्लो करता है। हाँ, तो कोई फिजिकल बैटरी यहां पे नहीं लगा है। फैराडे कहता है कि फैराडे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा डीप है। लेंज ना बाहर बाहर से देख पाया था ना, वो देख पाया किधर किधर, लेकिन फैराडे अंदर घुस के देखता है कितना ना, और कहता है कि करंट जो इंड्यूस हुआ है ना, वो इफेक्ट नहीं है, वो सब इफेक्ट है। वो क्या है? सब इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट है कि फ्लक्स चेंज होने से, डायरेक्ट इफेक्ट है कि फ्लक्स चेंज होने से बैटरी बनता है। बैटरी का क्या होता है? ईएमएफ। तो जैसे ही यहां पे फ्लक्स चेंज होगा, अबे रामलाल, फ्लक्स चेंज हुआ ना, फाई कम हुआ, तो फाई तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ तो यहां पे एक बैटरी बनेगा, ये कुछ इस तरह का बैटरी बनेगा। देखो, देखना यहां पे मैं जोरदार बैटरी बना रहा हूं, एकदम जोरदार बैटरी बना रहा हूं। देखिए ऐसा बैटरी बनेगा, और इस बैटरी का होगा कुछ ये। और फैराडे कहता है कि मैं इस बैटरी का अगर मैं मैग्नीट्यूड बता दूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता दूं, करंट निकालना तो दो मिनट का काम है। 2 मिनट का भी नहीं, 2 सेकंड का काम है। कैसे? देखो, तुम जानते हो ईएमएफ, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ही करंट होता है। हाँ, तो इस कॉइल में कितना करंट प्रोड्यूस होगा, असल में बैटरी के ईएमएफ पे तो डिपेंड करता है। हाँ, करता है। तो फैराडे कहते हैं मैं ईएमएफ ही बता देता हूं ना तुम्हें, और असल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और ईएमएफ आने की वजह से बैटरी में करंट फ्लो, और उस ईएमएफ की जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो करंट प्रोड्यूस होता है या बैटरी बनता है, उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय कितनी देर में हुआ है। अब वही वाली बात है जैसे मैं पावर में समझाया था, मैं सारे लोगों को 5-5 सवाल करने के लिए दूं। रामलाल से पूछा कितने देर में किया? 5 घंटे में। गजोदर से पूछा, भैया गजोदर कितने समय में किया सवाल? भैया गजोदर कहता है सर हमको तो लगा 5 दिन। इफिशियंसी किसकी ज्यादा है? रामलाल की इफिशियंसी ज्यादा है। तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम कितना, इस बात पे डिपेंड करता है कि यहां पे जो इंड्यूस बैटरी होगा उसकी ईएमएफ क्या। तो फैराडे चाचा कहते हैं कि ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो होगी डी फाई बाई डी टी, और माइनस साइन इज फॉर डायरेक्शन, माइनस साइन इज नथिंग फॉर डायरेक्शन। और डायरेक्शन तो कहता है लेंज कि हम तो निकाल ही चुके हैं ना, इतनी आसानी से तो बच्चों को सिखा दिया हमने डायरेक्शन निकालना। तो फैराडे के कंसेप्ट से हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की, और मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी। तो लेंज कहता है अच्छा
हमको एक बात बताओ कि इसमें बैटरी का ईएमएफ क्या होगा कि वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमने कॉइल कैसा लिया है। तो फैराडे कहता नहीं करता। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉइल। नेचर ऑफ कॉइल, कॉइल के नेचर पे ईएमएफ डिपेंड ही नहीं करता। यहां पे देखिए लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। समझ में आया ना, करंट से ईएमएफ पे क्यों आ गए हम। लेंस कहां घूम रहा था, लेंस ऊपर से देख पाया था और किधर वही देख पाया था। फैराडे अंदर घुस के देखा कि वो किधर वाला जो इफेक्ट है ना करंट, जो हम देख रहे हैं कितना करंट आया, किधर आएगा करंट और कितना आएगा, असल में वो सब इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट ईएमएफ होता है, मतलब फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा, वो सब इफेक्ट हो तो होगा। लेकिन वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो उस लूप में एक बैटरी बनेगा और उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ही टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है तो मैंने आपको बताया है कि दो लिमिट में दो तरीके से उसको देखते हैं, इन टाइम टी, इन टाइम टी, एट टाइम टी। बेटा रामलाल ये बहुत ही पुरानी कहानी है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो उसको दो तरीके से करते हैं, इन टाइम टी, एट टाइम टी। एट का मतलब क्या होता है, वो एट 4 सेकेंड, एट 2 PM, एट 3 AM। इसका मतलब उसी समय पर इंस्टेंटेनियस, एंड दैट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। और जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन का मतलब था स्लो, किसका, जिसका किया है उसका, जिसके रिस्पेक्ट में किया है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे d∅dt है तो phi ग्राफ का स्लोप डायरेक्ट ईएमएफ बताएगा। मतलब ईएमएफ इज नथिंग बट स्लोप ऑफ phi ग्राफ। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग है कि वो स्लोप बता देता है, y इधर x इधर, तो y-x ग्राफ का स्लोप क्या होगा, dy/dx। अब y पे तूने क्या रखा है, phi, और x पे रखा है t, तो d∅dt phi ग्राफ का स्लोप होगा और d∅dt में निगेटिव लगा दोगे तो ईएमएफ को बताएगा। बुझाया, इधर देख सर, ये इन टाइम टी का मतलब क्या है। मैं बोलूं 4 सेकंड में, 4 सेकंड में मतलब 0 से 4 सेकंड के बीच की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही मैं बोलूंगा ईएमएफ मुझे एवरेज वाला चाहिए, मतलब ये है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, तो ये डिफाइन होगा बेटा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसको आप अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा आपका एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है साहब। अच्छा सर अगर आप यहाँ पे स्लोप डिफाइन कर रहे हो तो एरिया भी करो, तो एरिया कैसे आता है, इंटीग्रेशन से। डिफरेंशिएशन में तो एरिया देख नहीं सकते, तो गलती से भी मत बोल देना phi ग्राफ का स्लोप ईएमएफ बताए, ना 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 ना, इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। तो dt को यहां ले जाओगे, ईएमएफ को e से लिख लो, तो e इंटू dt, तो ना यहाँ पे अपन लिख सकते हैं e इंटू dt इज इक्वल टू d∅ विथ नेगेटिव साइन। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, करो कोई बात नहीं है, तो ET ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व इसको बताएगा माइनस चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। तो इससे भी सवाल पूछ माइनस चेंज। बेटा अगर तुमने ईएमएफ निकाल लिया है तो इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा। यहां से करंट का वैल्यू बोलो क्या होगा, है ना। और अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो d∅dt बटा रेजिस्टेंस, ये करंट आ जाएगा। तो ये कौन सा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस। एवरेज करंट क्या होगा बेटा, एवरेज करंट हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। करंट कितना इंड्यूस होगा, बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ और कितनी जल्दी चेंज हुआ। कई बार इंड्यूस चार्ज के बारे में पूछते हैं, जब मैं मैग्नेट को पास लेके आ रहा था या कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज हुआ तो टोटल चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, या टोटल चार्ज लूप में कितना फ्लो किया, डेल्टा क्यू। तो आई को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर इंटू डेल्टा टी। यहां से एक और सरप्राइजिंग चीज आपको देखने को मिला कि जब डेल्टा टी से डेल्टा टी मैंने कैंसिल करा तो टोटल इंड्यूस्ड चार्ज या टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा फाई बाई रेजिस्टेंस होगा।
that does not depends upon time, does not depends on time। साहब ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कॉइल में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टोटल फ्लक्स में कितना चेंज। आईआईटी में एक बार सवाल पूछा, ये सवाल आईआईटी का है, बहुत आसान है, थ्योरेटिकल सवाल है, देखिएगा। आईआईटी 2002 का सवाल है ये। एक लिया बेटा कॉइल ए और दूसरा लिया कॉइल बी, दोनों को यहां पे रख दिया, कॉइल ए एंड कॉइल बी, ठीक है साहब। और यहां से बनाया एक मैग्नेट, यहां से क्या लिए, एक मैग्नेट गिरा में, दो कॉइल है तो दो मैग्नेट लिए, और इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से फ्लो कराते हुए यहां पे लिया, इस मैग्नेट को 2v वेलोसिटी से फ्लो मूव करा के यहां पे लाया v वेलोसिटी। मान लो ये रामलाल है, रामलाल मैग्नेट को लेके भाग रहा, और ये है रामलाल का कंपटीटर कल्लू, ये मैग्नेट को लेके भाग रहा 2v से, मैग्नेट को कितने से लेके भाग रहा, 2v से। साहब यहां पे देखिए ये कॉइल रहा A एंड ये कॉइल B, ये फाइनल पोजीशन। पहला मैग्नेट ए कॉइल से जितने डिस्टेंस पे था इनिशियली, दूसरा मैग्नेट भी ये डिस्टेंस और ये भी इतने डिस्टेंस, फाइनली दोनों सेम ही डिस्टेंस पे। तो सवाल पूछा है कि इफ करंट, क्या बेटा, करंट एंड चार्ज induced in coil A is I and Q, then find in coil B, क्या बताएगा, वही करंट एंड चार्ज। अब सुनो अच्छे से, टोटल चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ है। तो लूप का एरिया भी उतना ही, मैग्नेट भी सेम, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों केस में सेम है, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स दोनों केस में सेम आएगा। तो सेकंड केस का जो इंड्यूस चार्ज है वो पहले केस के इंड्यूस चार्ज के बराबर होगा। लेकिन जब करंट की बात करेंगे तो सेकंड केस में जब कल्लू लेके भाग रहा है डबल वेलोसिटी से, तो टाइम लगेगा आधा, वेलोसिटी डबल तो टाइम आधा, और टाइम आधा तो करंट डबल। तो ई का बता दिस, अरे देखिए आई बराबर डेल्टा 5 डेल्टा टी बटा रेसिस्टेंस। एक बात बता, ये v वेलोसिटी से जा रहा, अच्छा टाइम को क्या लिखेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पे लिख डिस्टेंस और ऊपर चला जाएगा स्पीड, स्पीड डबल तो करंट डबल, बात खत्म। समझ आया कि नहीं, बहुत जोरदार से, बहुत ही जोरदार से समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, तो लिंक्स कहता है कि एक बात बताओ, आपने बताया कि यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉइल, मतलब अगर मैं आयरन का कॉइल ना रख के वुड का कॉइल रख दूं तो उसमें भी बैटरी बन जाएगा, अबे लकड़ी में बैटरी बन जाएगा क्या, फैराडे कहता हाँ बनेगा। लकड़ी का कॉइल लो, वुड का कॉइल लो, फ्लक्स तो उससे भी पास कर रहा, फ्लक्स तो उससे भी पास कर रहा, हाँ फ्लक्स पास कर रहा, फ्लक्स में चेंज करोगे हाँ तो इससे भी फ्लक्स चेंज होगा तो बैटरी बनेगा। बैटरी का बनना इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि कॉइल लोहे का है या लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, टूटा हुआ है या किस चीज का बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, इसीलिए सुनो मेरी बात, अगर एक लूप में करंट को डिटेक्ट करना है या बैटरी के ईएमएफ को डिटेक्ट करना है, क्या आसान हो, करंट को डिटेक्ट करना या ईएमएफ को डिटेक्ट करना? थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोच के बताओ, है ना, ये जवाब देना मुझे। कितने लोग सोच पाए थे ये जवाब देना? वैसे मैं आंसर बता देता हूं अभी, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। करंट को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। करंट में तो स्पार्क दिखेगा ना बेटा, या एक कॉइल ले लो, उसमें बल्ब लगा दो, जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो बल्ब जल उठेगा, मतलब करंट फ्लो किया। लेकिन ईएमएफ को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए लेंज जल्दी जल्दी में करंट को डिटेक्ट किया और सारा एनालिसिस करंट पे कर दिया, लेकिन असल में करंट इसलिए फ्लो कर रहा था क्योंकि बैटरी बन रही थी। दूसरी एक और बात, बैटरी तो लोहे में भी बनेगा और लकड़ी में भी बनेगा, लेकिन वुड में बैटरी का ईएमएफ निकालना बहुत मुश्किल है। करंट की जब बात होगी तो करंट तो सिर्फ आयरन में फ्लो कर सकता है, क्लोज लूप में ही फ्लो कर सकता है, कंडक्टिंग वायर में ही फ्लो कर सकता है। तो जब करंट की बात होगी वो सिर्फ कंडक्टिंग वायर में दिखेगा, लेकिन बैटरी तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों में दिख रहा साहब। इसलिए मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं, तो आपको लिखना भी है, ध्यान से सुनिए। लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, टूटा हुआ तार हो, ईएमएफ सब में इंड्यूस होता है ना। जब अपन क्लास में पढ़ाते 300-400 बच्चे बैठे रहते हैं,
तो कबाड़ी वाले बन जाते हैं 5 मिनट के लिए बच्चे। लोहा हो लकड़ी हो, याद आ रहे हैं कुछ गांव मोहल्ले में घूमते हैं कबाड़ी वाले, तो ये तो पूछते हैं लोहा हो लकड़ी हो प्लास्टिक हो टूटा हुआ तार हो, हाँ उसके बाद स्टेटमेंट चेंज कर, लेके जाना नहीं उसको। सारे में बैटरी बनेगा, है ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बताओ ईएमएफ का इंड्यूस होगा सर, लोहा हो लकड़ी हो प्लास्टिक हो टूटा हुआ तार हो, लोहा हो लकड़ी हो प्लास्टिक हो टूटा हुआ तार हो, रट ले रट ले रट ले, कबाड़ी वाला तो 2 मिनट मान ले, भविष्य भी तेरा ऐसे ही लग रहा है जिस जैसे तेरे हालात है रामलाल, रट ले काम आएगा। और ये भी आवाज निकालने की ना कला होती है, हमारी टाइप आवाज अपनी नहीं निकाल सकता। लोहा हो लकड़ी हो प्लास्टिक हो टूटा हुआ तार हो, बैटरी सब में बनता है, लेकिन करंट तभी इंड्यूस होगा जब क्लोज लूप होगा और कंडक्टिंग, है ना। तो स्टेटमेंट आपको लिख लेना। अब आइए सवाल पे चलते हैं। पहला ही सवाल लिया है, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, बोल दिया भैया कंडक्टिंग रिंग है, चलो ठीक, कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस है कुछ आर, जिसकी रेडियस है कुछ आर, प्लेस्ड परपेंडिकुलर इनसाइड द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया इसको, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये रहा बेटा, यहां पे बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है P naught alpha constant over liquid या positive constant, then EMF induced in the ring is। अब साहब ये EMF induced रिंग तो पूछा है, लेकिन एवरेज या इंस्टेंटेनियस है तो बताया ही नहीं। जब कुछ ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट वो इंस्टेंटेनियस होता है। मैंने आपको एक स्पीड और एक वेलोसिटी में भी समझाया था, तो आपको इंस्टेंटेनियस इंड्यूस EMF निकालना है, करंट भी नहीं निकालना, सिंपल EMF निकालना। तो EMF हो जाएगा d∅dt। बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं बेटा इस पे, एकदम रामलाल टाइप सवाल है यार, तू रामलाल है भी, बिना बुद्धि का सवाल हो जाएगा सॉल्व, कुछ नहीं करना। फाई लिख ले, फाई लिख ले, पता फाई क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया क्या होगा बेटा, रिंग है तो पाई आर स्क्वायर, ले स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, चले स्मॉल आर लिख लेते, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख लेते। अब इस फाई को यहां पे रख दो और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो। जब तुम यहां पे फाई को रखोगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बेटा बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, b और पाई, तो b और पाई बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा dr²/dt, ये होगा आपका इंड्यूस ईएमएफ। साहब इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू होगा b पाई dr²/dt। अब तुम बोलोगे सर r का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कैसे करें, तेरी औकात की नहीं है, तो जो है औकात का वही कर। क्या औकात का है तेरा बता, r का डिफरेंशिएशन r से करना चाहता है, काम कर, dr से मल्टीप्लाई और dr से डिवाइड कर दे, अपनी औकात से बाहर मत जाओ, जो कर सकते हो ना वही करो। dr से मल्टीप्लाई dr से डिवाइड करो, कभी तुम्हें परेशानी हो समझ ही नहीं आ रहा है, आंख के आगे अंधेरा छा गया, वही तो काला ही है रामलाल, अंधेरा और तेरे में क्या फर्क है, dr से मल्टीप्लाई dr से डिवाइड कर, इस dr को पीछे लाएगा तो dr²/dr तो 2r हो जाएगा, और dr/dt बच जाएगा, बस क्या बचेगा, एक मिनट गलत कर दिया क्या कर दिया भैया, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, कॉइल का एरिया तो कांस्टेंट है यार, तुम्हारे समझाने के चक्कर में मैं भी रामलाल बन जाता हूँ कभी कभी। देख यहाँ पे जब पाई रखोगे तो पाई r² बाहर आ जाए, लास्ट में जब आंसर निकालो तब मुझे याद आया कि यार इसमें फ्लक्स तो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ना, एरिया कांस्टेंट है तो पाई r² बाहर हो जाएगा dv/dt। कोई बात नहीं, गलती करके तो अपन सही करना सीखते हैं, पहली बार में अगर सही कर लोगे तो क्या फायदा, मजा ही कहाँ आया पढ़ने में। गलती करो बेटा, गलती करो, dv/dt पाई r² कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dv/dt ये रहा तेरा b। जब इसको बेटा आप डिफरेंशिएट करोगे तो b0 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, अल्फा बाहर चला जाएगा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो यहां से सिर्फ आ जाएगा आपका अल्फा 1, तो ये आ जाएगा आपका पाई r² अल्फा इज अ करेक्ट, पाई r² अल्फा, पाई r² अल्फा इज अ करेक्ट आंसर। माइनस कहां से आया सर, तो बेटा ये डायरेक्शन के साथ निकालना चाह रहा है, सारे भी माइनस है ना, एक में भी अगर माइनस हो तो फॉर्मूला आप ये यूज करें, है ना, माइनस लगा, तो माइनस पाई r² अल्फा इज अ करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, अभी जो हमने गलती करा था ना, इस सवाल के लिए आगे आने वाले सवाल के लिए वो सही हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ चलो पहले वही सवाल देख लेते हैं, वैसे भी सवाल तो होगा ही ना बेटा, लो ये ला, ये कर लेते लो, radius of circular loop placed in a perpendicular uniform magnetic field is increasing at a constant rate of r0 मीटर पर सेकंड। देख एक रिंग का रेडियस dr/dt
चेंज हो रहा है पर सेकेंड आर नॉट मीटर पर सेकेंड। इफ एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ द लूप इज आर, हाँ जिस इंस्टेंट पे एट टाइम टी, अरे भैया रेडियस बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते कहीं पहुंचेगा, जहां पहुंचेगा वहां नहीं जाना। किसी टी टाइम पे जब रेडियस उसका कुछ आर है, उसी इंस्टेंट पे उस रिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताओ क्या होगा। देख भाई, फ्लक्स कितनी वजह से चेंज होता है? फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से। अबे यार, फ्लक्स 3 चीजों से डिफाइंड होता है, बी ए और बी और ए के बीच में एंगल कॉस थीटा। तो बी चेंज होने से चेंज होगा, पिछला सवाल कर लिया, देख इसमें क्या किया, बी चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स को ईएमएफ कहते हैं। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तेरा कांस्टेंट है, और रेडियस चेंज होने से इसका एरिया चेंज हो जाएगा। चल फ्लक्स लिख, फ्लक्स लिख, बोल बोल बोल, बी पाई आर स्क्वायर, रिंग है ना यार, और रिंग नहीं होगा, नहीं तो तू सर्कुलर कॉइल ले ले, सॉरी सर्कुलर कॉइल तो है ये, स्क्वायर लूप ले लो, लिखोगे तो एरिया ही ना, तो रिंग एरिया हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर। जैसे यहां से डी फाई बाई डी टी करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पाई बाहर हो जाएगा, यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा तेरा डी आर स्क्वायर बाई डी टी। अब यही चीज फील कराना था मुझे, जो पहले ही ज्यादा ही जल्दी थी मुझे कराने की, तो पहले ही सवाल में करा दिया, लेकिन इस सवाल में कराना था। अब यहां पे आ गई ना, देख तेरी औकात की तो बात आएगी, हमेशा आएगी। अपनी औकात को हमेशा याद रखो, सबसे बड़ा काम यही है कि अपने लिमिटेशंस को याद रखो, तभी मेहनत कर पाओगे, है ना। ज्यादा अपनी औकात से बाहर मत जाए। तो जैसे इस डी आर को पीछे लाओगे तो डी आर स्क्वायर बाई डी आर क्या होगा, 2r, तो ये हो जाएगा बी पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट, तो ये तेरा आंसर हो जाएगा 2 बी पाई आर इंटू आर नॉट। ले कहां है, 2 बी पाई आर नॉट इंटू आर, माइनस तुम फॉर्मूले में होता ही ये जानते हो। ये तुम्हारा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आओ भैया नेक्स्ट सवाल देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर सर्किट, अच्छा सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक सर्किट का रेजिस्टेंस है 20 ओम, चेंजेस फ्रॉम 20 वेबर टू 40 वेबर, 20 वेबर टू 40 वेबर। इनिशियल फ्लक्स है आपका 20 वेबर और फाइनल फ्लक्स है आपका 40 वेबर इन अ 5 मिली सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिली सेकेंड। एमएस का मतलब होता है बेटा मिली सेकेंड, मतलब मिली, अरे मिली मतलब 10 to the power -3। चार्ज पासेस थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, इसी टाइम इंटरवल में चार्ज कितना फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब चार्ज कितना पास कर रहा है कॉइल से, वो पूछे। एक बात बताओ, ये डेटा दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, टाइम, डन। मुझे क्या निकालना, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा। आओ देखिए, हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एवरेज की बात हम क्यों कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल दिखाए। देख मैंने तुम्हें पहले से ही बताता आ रहा हूं, इन मतलब एवरेज, एट मींस इंस्टेंटेनियस। सवाल में देख इन है कि एट है, देख भाई मेरे देख, इन है कि एट है। देख क्या लिखा है यहाँ पे, इन। अबे कहां से आए होगे तुम लोग, बुझाता ही एकदम एवरेज होगा कि इंस्टेंटेनियस होगा। बच्चे सवाल पूछते, सवाल कर दिया, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। अबे तेरा शकल ही कंफ्यूजिंग है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। काहे, जो हमको नहीं समझ आ रहा कि एवरेज निकालेंगे इंस्टेंटेनियस, इन समझ आता है। अंग्रेजी का ट्यूशन लगा ले मोहल्ला में अपने, युगांडा में जाके देख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, बोर्ड लगा होगा, यहाँ पे अंग्रेजी सीखे 2 घंटे में, वहां से सीख के आ जाना। इन का मतलब होता है एवरेज, एट का मतलब होता है इंस्टेंट। कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो एक वर्ड रख लेना, इन मतलब में, एट, इंस्टेंटेनियस। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो करंट कितना हो जाएगा, तो सर एवरेज करंट ही आएगा। हाँ, एवरेज करंट हो जाएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू रेजिस्टेंस। और मेरे प्यारे बच्चों, रामलाल देखो इधर, प्यारे बच्चों, क्या है तेरा करंट, चार्ज क्या हो जाएगा, तो करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। उस डेल्टा टी को इधर ले जाओ, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से ये डेल्टा टी कट जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे एकदम ये अखंड मजदूरी कर लेते पूरी। ये मजदूरी कहाँ है सर, यही तो आप सिखा रहे हो। बे ये तो कंसेप्ट सिखाया ना अभी तक, तो कंसेप्ट सिखाया ना। मजदूरी तो अगर तुम यहाँ पे मान लो डेल्टा फाई और डेल्टा टी की वैल्यू रख देते, दोनों तो दिया हुआ ही है,
चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ है 20 से 40 और टाइम है 5 मिली सेकेंड, टाइम रख दिया। फिर रेसिस्टेंस से डिवाइड करके करंट निकाल लिया, फिर करंट निकाल लिया, जो करंट आ गया ये टोटल क्या है, करंट है, करंट ही तो था, ये टोटल क्या है, करंट है, ये करंट, और करंट बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी से जाके मल्टीप्लाई कर दिया। आधी जनता को समझ आ गया होगा कि मजदूरी में क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बात बता, मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, वो नहीं जो अभी तक पढ़ाया था, एक अलग ही चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मैं फिर बता रहा हूं, देख देख, EMF इज इक्वल टू हो जाएगा d∅dt, ठीक है बेटा, ओके सर, बटा रेसिस्टेंस करोगे तो करंट आ जाएगा, तो करंट हो जाएगा d∅dt इंटू रेसिस्टेंस। और अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो चार्ज होता है dq/dt, चार्ज क्या होता है बोल, dq/dt, तो इसको रखोगे dq और ये पूरा टर्म आपका निकल जाएगा डेल्टा फाई बाई आर इंटू dt, और dq/dt लिखोगे, इस dt को यहां उठा के ले जाओ, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो पहले तूने फ्लक्स का क्या किया, डिफरेंशिएशन, फिर क्या किया, इंटीग्रेशन, और तुम जानते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का होता है उल्टा, एक अलग नजरिए से देख मेरे रामलाल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का होता है उल्टा। तो पहले तूने क्या करा, डिफरेंशिएशन फ्लक्स का, फिर क्या करा, इंटीग्रेशन, तो चीजें तो ही आ जाएगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, मान ले मैंने तुम्हें एक बार उल्टा कर दिया, सर नीचे पैर ऊपर, और एक बार और उल्टा कर दिया, तो सीधा ही खड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही नहीं, कभी भी कहीं भी तुम देखो कि एक बार तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ रहा है और फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, तो उसको मारो गोली, और एम आर स्टार कहता है कि कुछ मत करो, जो है उसी को आंसर लिख दो। है उसी को आंसर लिख दो, क्योंकि तुम या तो करो डिफरेंशिएशन फिर करो इंटीग्रेशन, या करो इंटीग्रेशन फिर करो डिफरेंशिएशन। कई बार ऐसे बच्चे मजदूरी कर लेते हैं, पहले इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन, फिर पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। जब भी कभी ऐसा करना हो तो कुछ भी मत करो, सीधा लिखो आंसर। ये तेरा हमारे साथ सुन मेरी बात, तो जैसे डेल्टा क्यू पूछा है ना, डेल्टा क्यू सिंपल होता है डेल्टा फाई बाई आर। देख यहाँ पे टोटल चेंज इन फ्लक्स बता 20, और रेसिस्टेंस बोल 20, मतलब 1 कूलम इज आंसर, पहला जवाब है तेरा। पहला जवाब है। तो अपन थोड़ा सा गुना भाग करके चीजें सीखते हैं, फील करते हैं पहले, होने दो, ऐसा मत सर जी पहले ही बता देते। जब मैं पहले ही बता देता तो ये बात फील कहां से दिला पाता कि जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना हो तो कुछ भी मत करो, डायरेक्ट आंसर लिखो। तो पहले थोड़ा मजदूरी करते हैं, तब जाके बुद्धि खुलता है, फिर जाके अपन सीखते हैं। समझ में आया, ये डायरेक्ट लगाया आंसर आया, एक ही लाइन में आंसर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, AFMT 2012 का सवाल है, बढ़िया सवाल है। इन अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, एक कॉइल कैसा है नहीं पता, सर्कुलर भी हो सकता है और स्क्वायर। रेसिस्टेंस उसका दिया है अपने को 10 ओम, तो लिख लेते, कोई खास बात। The induced current developed by changing magnetic flux, पता है भाई, पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तभी उसमें करंट इंड्यूस होगा, लिखने की जरूरत नहीं। करंट, ये इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है, ठीक है भाई, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी, अपने से पूछे। देखो, जब भी इंड्यूस करंट या बैटरी के डायरेक्शन की बात आएगी, याद करना लेंस को, और जब बात आएगा मैग्नीट्यूड, देखो ना करंट का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड करंट, इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी होता है, करंट की मैग्नीट्यूड ही तो है, वैल्यू ही तो है करंट का, इनिशियल करंट की वैल्यू 4। तो आप याद करेंगे फैराडे को। तो फैराडे चचा ने क्या कहा, फैराडे चचा ने कहा था इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा और d∅dt के बराबर। और ग्राफ जब दिया हो तो आपको पक्की बात है कि एरिया और स्लोप का कंसेप्ट यूज। जब आप ध्यान से देखें, फ्लक्स टाइम ग्राफ का एरिया किस चीज को बताता है, फ्लक्स टाइम ग्राफ का एरिया किसी चीज को नहीं बताता है, क्योंकि एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन थोड़ी ना है डिफरेंशियल फॉर्म में। हाँ, phi ग्राफ का स्लोप ईएमएफ को जरूर बताए, phi ग्राफ का स्लोप ईएमएफ को जरूर बताए। तो आप क्या करेंगे, dt को यहां ले जाएंगे, तो E इंटू dt बराबर ये हो जाएगा d। अब इसको बेटा कर दो आप इंटीग्रेट, कर देते ना, कोई खास बात। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आप कह सकते हो ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, वो चेंज इन फ्लक्स को बताएगा। इसका एरिया अंडर द कर्व किसको बताएगा, चेंज इन फ्लक्स को बताएगा। अरे
डी फाई का इंटीग्रेशन डेल्टा फाई तो आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे पास ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ का ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ तो है ही नहीं, हमारे पास तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। बस यही वो बात है जहां पे बच्चे फंसते। आप नहीं फंसेंगे बेटा, आपको सवाल से खेलना आना चाहिए। ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द टोटल चेंज इन फ्लक्स को बताएगा कि जो पूछा, लेकिन हमें ग्राफ करंट वर्सेस टाइम का दिया हुआ है, तो क्या करें? तो कहीं ना कहीं इस पे करंट लाने की कोशिश करते हैं। कैसे लाएंगे? आर से मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस और आर से डिवाइड। ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? करंट। ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? करंट। तो ये हो गया तेरा करंट इंटू आर। तो आर इंटीग्रेशन ऑफ ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस हो गया करंट, आई इंटू dt। और करंट टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो आर इंटू एरिया इज इक्वल टू टोटल चेंज इन फ्लक्स। आंसर आ गया। इस ग्राफ का एरिया निकाल दो, रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, रेसिस्टेंस की वैल्यू बोलो 10, ग्राफ का एरिया होगा हाफ हाइट 4 इंटू इसका बेस 1/10। ये टोटल चेंज इन फ्लक्स आ गया। 10 से 10 कैंसिल करोगे 4/2 2 आ जाएगा। 2 वेबर इज द करेक्ट आंसर। आंसर ही आ गया सीधा, कोई खास बात नहीं बेटा। देखो हमें जो पता है उसी को यूज करके जो क्वेश्चन में आस्क्ड है या गिवन है उसे हमें निकालना होता है ना। जो पूछा है, जो गिवन है, उसके रिलेशन को बिठाना होता है। जो हमें आता है उसी के रिस्पेक्ट में। अब क्या होता है, बच्चा सवाल पढ़ के ना सवाल में उलझ के रह जाता है। करंट करंट करंट, अब कहां से टूटेगा करंट? फराडे ने तो डायरेक्ट ईएमएफ बताया था, तो ईएमएफ को चेंज करो करंट में। कैसे? रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दो। सर ऐसे कैसे कर देंगे? तो मल्टीप्लाई भी कर ले, इक्वेशन वही बना रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट देखिए। The magnetic flux through the circuit of resistance R changes by an amount delta phi। magnetic flux एक सर्किट में चेंज हुआ डेल्टा फाई से, जिसका रेजिस्टेंस R in time delta t, then the total quantity of electric charge Q that passes any point in the circuit during this delta t। देख सवाल में ना 3 बार लिखा है डेल्टा t 3 बार लिखा है डेल्टा t। इस टाइम इंटरवल में देख कहां लिखा, देख डेल्टा t सर्किट रेजिस्टेंस आर चेंजेस इन पास इन डेल्टा टी। देख रहा है चारों ऑप्शन में डेल्टा टी। बच्चे को लगता है सॉरी एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा एकदम रामलाल टाइप है ना। दो बार टाइप देखेगा ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में देख, तीनों ऑप्शन में टाइम 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 दिखेगा तो लगेगा कि टाइम से निकालना है कुछ नहीं, लेकिन टाइम का कोई गेम ही नहीं। आपको मैं 4 बार समझा चुका हूँ। जो टोटल चार्ज फ्लो करता है किसी पॉइंट से या टोटल सर्किट में जो चार्ज इंड्यूस होता है, दैट इज डेल्टा फाई बाई आर। दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ही वो आंसर, कोई खास बात। नेक्स्ट देखिए। A semicircular loop of radius r is rotated with angular velocity omega। angular velocity omega, देखना यहां लिखा ओमेगा, angular velocity ये रहा angular velocity perpendicular to the plane of the magnetic field bs shown in figure। EMF induced in the loop। अब इस semicircular वायर को इसके ओन सेंटर पे हिंज कर दिया, इसको ओमेगा एम्पीयर स्पीड से हमने घुमा दिया, तो कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए इंस्टेंटेनियस या एवरेज। समझ रहे हो? इंस्टेंटेनियस या एवरेज, कौन से की बात हुई है? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ कि एवरेज इंड्यूस ईएमएफ? तो ये तो कहीं लिखा ही नहीं। देन इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप इज, जब ना लिखा हो तो मैं बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूं, बहुत पुरानी कहानी है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में, कि जब कुछ ना पता चल रहा हो तो इंस्टेंटेनियस ही असल में डिफाइन, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो जाएगा नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना आसान फॉर्मूला दिया है, एक सिंपल डिफरेंशिएशन के बराबर होता है ये। सिंपल डिफरेंशिएशन d फाई बाई dt के बराबर होता है। याद करो पहला लेक्चर मैंने फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था एकदम पहले, जब फैराडे ने एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रांसलेट कराया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रोटेट कराया था। कई रोटेशन में जब सेंटर के अबाउट रोटेट कराया था तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं, तो इसमें सेंटर के अबाउट इंड्यूस ईएमएफ कैसे आ जाएगा साहब? जब यहां पे मैं सेंटर के अबाउट पहले फैराडे ने घुमाया था तो इंड्यूस ईएमएफ तो आया नहीं था, तो यहां पे कैसे आ जाएगा साहब इंड्यूस ईएमएफ? लेकिन सवाल में तो पूछा है। खुद सोचना मेरे लाल, खुद सोच ये बात। फैराडे ने नहीं घुमाया था क्या बेचारा? इतनी बार घुमाया था, हो ही नहीं रहा था उससे। घुमाया था, चलाया था,
बहुत काम किया, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उसने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले गए, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश करी, तब इंड्यूस। यहां पे आप देखो ध्यान से, आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इधर बाउंड्री की तरफ, और उस आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इस आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, इसी आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बस। तो जब ये लूप घूमेगा, जैसे मान लो पूरा लूप ऐसे है, लूप घूम के जब अंदर इनसाइड आ रहा होगा, जब अंदर इनसाइड आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्रॉस क्रॉस वाला बढ़ेगा, क्रॉस बढ़ेगा तो डॉट बनना चाहिए, डॉट मतलब आंटी। तो कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा वो तो सवाल में पूछ ही रहा है। सवाल में ये भी पूछ सकता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताइए क्या होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएंगे अगर आप, तो आप पहले लिखेंगे अगर ये इनसाइड जा रहा, इनसाइड जाएगा, जाएगा तो आंटी, इनसाइड जाएगा तो बताओ आंटी, और आउटसाइड आएगा मतलब अरे आधा लूप है, आधा अंदर घुस गया और बाहर निकल रहा है, तो जब अंदर से बाहर आएगा तो अंकल। तो ये भी पूछ सकता है ना, कई रामलाल टाइप बच्चे होते हैं, सर आपने ये तो नहीं बताया था, तो लेंस लो में क्या बता रहा था मैं, ऐसी तो बातें हुई थी लेंस लो में, अंकल आंटी की तो बातें हुई थी लेंस लो में। अब सुनो ध्यान से, याद करो फैराडे का एक्सपेरिमेंट, बहुत समय पर अच्छे से एकदम, पूरे कोर्स में कभी भी तुम्हें यह फील आया अभी तक कि क्रैश कोर्स पढ़ रहा है तू क्रैश कोर्स पढ़ रहा है, ऐसा फील आया क्या? अभी नहीं। आराम से देख, बताता हूं, याद कराता हूं। चल मान ले सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कल ले ले, सर्कल ले ले, क्वार्टर सर्कल ले ले, जैसी मर्जी उस सर्कल का ले ले, और इसको सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दो। जब आप एंगुलर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाओगे तो बताओ इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं होगा? ईमानदारी से बताना, यस और नो, यस और नो, ठीक है ना? ये बता देना, तू आंसर दे देना मुझे, टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर दे देना। तो भी कहेगा क्या रामलाल टाइप सवाल पूछ रहे हो सर? सही बात है, 99% बच्चा इसका सही जवाब बता देगा, कुछ तो होते ही है। चल, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। अरे यार मैं आंसर ही बता, यहां पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये घूमेगा तो हर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। लेकिन यहां पे अंदर जब जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता हुआ रहेगा। तो मान लो किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल अंदर घुस चुका है, अंदर ओमेगा से घूमता हुआ थीटा एंगल अंदर, इनसाइड थीटा एंगल अंदर जा चुका है, तो उसे इंस्टेंट पे यहां से पास करने वाला फ्लक्स लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू इसका एरिया। एरिया क्या होगा सर? एरिया क्या होगा? अबे रामलाल, इसका रेडियस ये रहा आर, और आर्क लेंथ हो जाएगा इसका आर थीटा। आर्क लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? आर थीटा। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप का एरिया हाफ इंटू बेस आर इंटू हाइट आर इंटू थीटा। तो जब आप फ्लक्स लिखेंगे तो अच्छे से लिख लीजिए, अरे रे 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 बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या आ गया फ्लक्स। तो यहां से कर दीजिए आप डी फाई बाई डी टी, जैसे आप यहां से करेंगे डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बी आर स्क्वायर। ये चीजें कांस्टेंट है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको याद है, आप ये जानते हो कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें डिफरेंशिएट नहीं करना। तो कांस्टेंट टर्म है बी आर स्क्वायर बाई 2, तो ये एज इट इज बाहर रहेगा बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी। एंड व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा कब पढ़ चुका है? रेट ऑफ चेंज इन एंगल डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा। हेंस की आ गया तुम्हारा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। कई किताबों में 1.5 पेज में भैया सॉल्व करके निकालते हैं। अब तो इसको लाइन मत गिन लेना, ये तो फैराडे लॉ लिखा है मैंने तो बस ये लिखा, ये रहा फ्लक्स, देख मेरे भाई ये रहा फ्लक्स, एरिया क्या क्या फ्लक्स, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, आ गया था आंसर बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 दिख रहा है, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, सेकंड ऑप्शन इसे। बातें पूछी थी मैंने तुम्हें, बातें 3 बताई। कौन सी 3? पहले तो फ्लक्स लिखना सिखाया, उसके बाद ईएमएफ बता दिया, दूसरी बात मैंने ये भी बताया अंदर जाएगा तो आंटी, बाहर आएगा तो अंकल, है ना? एक और बात बता दो, अगर तुमसे पूछ रहा कि ग्राफ बनाओ ईएमएफ वर्सेस टी टाइम का, क्या बेटा? ईएमएफ वर्सेस टी टाइम का ग्राफ,
तो ध्यान से देखो, एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, मतलब हर एक सेकंड में डीए एरिया अंदर गया है। मतलब मान लो कि डीटी सेकंड में डी एरिया अंदर गया, तो हर डीटी सेकंड में डी एरिया अंदर जाएगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है ना मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट आया। लेकिन याद रखिए ये बात, ये कांस्टेंट आया है, ले बना ले ले ले, लेकिन ये तभी तक जब ये अंदर जा रहा है, जब बाहर निकलेगा तब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अंदर जा रहा था, लक्ष्य बढ़ा था। कॉइल को लक्ष्य से नफरत नहीं, कॉइल को नफरत है लक्ष्य के चीज। तो बढ़ेगा क्रॉस वाला अपोज कर बनाएगा, और जब क्रॉस कम होगा पूरा सर्कुलर लूप अंदर जाता है, तो बाहर निकले क्रॉस कम होगा तो क्रॉस बनाएगा डायरेक्शन। समझ आया कि नहीं है? बहुत आसान। नेक्स्ट देखिए, अ करंट I इज इक्वल टू, करंट I है बेटा, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। असल में तुम्हें नीट का अगर रूप देखना है ना, तो ये देखिए, ये नीट का सवाल, ओरिजिनल नीट का सवाल इसी को कहते हैं। क्या खास बात है, करना कुछ नहीं है, एक ही लाइन में सॉल्व होगा, लैंग्वेज लिख दिया 6 लाइन का, इसी को कहते हैं नीट का सवाल। कि तुम पढ़ो, पहले पढ़ो, जब तुम यहां से पढ़ना शुरू करोगे, ये दिया, 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 और ये निकालना है, तो भैया भूल गए क्या दिया हुआ था। फिर जब पढ़ना शुरू किया, अच्छा ये दिया हुआ था, तो भूल गए निकालना क्या है। जब सब पता चला तो यही भूल गए कि फार्मूला कौन सा लगेगा। है ना? तो इससे बचने के लिए पहला जो तरीका है, इस सवाल को पूरा एक बार में ना, सवाल में जो गिवन डेटा है और डायग्राम है उसको बनाते जाए। समझ आया कि नहीं है? तो बताइए, करंट 1.5 एम्पीयर फ्लोइंग थ्रू द लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर। अब ये डायमीटर दिया है, तो उस कॉइल का, सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का रेडियस क्या हो जाएगा बता? 1.6 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2। ठीक है ना बेटा? लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब समझते हो? आइडियल सोलेनॉइड, बहुत 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 बड़ा लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है साहब? अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, हैविंग 220 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है 220 सेंटीमीटर टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर निकालोगे तो 10 टू दी पावर +2 आ जाएगा। पर मीटर नीचे ना मीटर, ठीक है बेटा? एंड एट सेंटर 130 टर्न्स क्लोजली पैक्ड कॉइल। कॉइल का मतलब बताया था मैंने, लूप मतलब एक लूप, और कॉइल बोले तो वहीं पे n बार घुमा दो, वहीं पे क्या करो, ले 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 ले, इसको कहते हैं कॉइल। कितने कॉइल है? 130 टर्न्स, कॉइल ऑफ डायमीटर। अरे भैया मरवाएगा क्या, इतनी सारी चीजें दे दी। 2.1 डायमीटर है तो बटा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये आएगा तुम्हारे। प्लेस सच दैट द कॉइल इज कोएक्सियल विद द लॉन्ग सोलेनॉइड, कोएक्सियल दोनों का एक्सिस सेम है, ऐसे लॉन्ग सोलेनॉइड। द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिड्यूस्ड टू 0 एट अ स्टेडी रेट इन मतलब एवरेज 25 मिलीसेकंड, मतलब टाइम देख दिया हुआ 25 into 10 to the power -3. What is the magnitude of EMF induced in the coil while the current in the solenoid is changing? Magnitude of EMF जब तक solenoid में current change हुआ है। अरे रामलाल, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, EMF भी पूछा है ना? हाँ, तो ये आ जाएगा तेरा EMF डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। जब आप यहां से डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी निकालोगे तो फ्लक्स हमें लिखना होगा। फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सॉलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो होता है बेटा म्यू नॉट एन आई। ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, है ना? 10 है नंबर ऑफ टर्न्स, पॉइंट लेंथ, ये वाला म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, करंट 1.5 एम्पियर। ठीक बेटा? ये फील्ड लिखा है, अभी एरिया लिखना बाकी है। एरिया क्या होगा? तो इस कॉइल का एरिया पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर इंटू जितने लूप, नंबर ऑफ लूप होंगे उनसे n से मल्टीप्लाई कर, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चल अब एक करो मजदूरी आगे, तो सारी चीजें मैंने रख दी, समझा दिया है। वैल्यू पुट करके
ईएमएफ की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। अच्छा सुन सुन सुन, 1 मिनट और रुक जा। कैपिटल एन बता क्या है? नहीं नहीं, तो ये बता कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनमें से किसको मैंने यूज, और ऐसे कैसे सवाल में जो लिखा होता है सबको यूज करना होता है? महाबखलोल सवाल में जो लिखा होता है सबको यूज करना जरूरी नहीं है। कई बार एग्जाम में तुम्हारे साथ खेल जाता है। यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, पहले बड़े अच्छे से डिफाइन किया है, लेकिन उसका कहीं यूज नहीं हुआ ना, वो बताना मुझे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है ना। तुम समझ गए होगे, बहुत सारे बच्चे ये समझ गए, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया सवाल मुझे याद आ रहा है, चलो करा देता हूं। मैं लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है सवाल कुछ ऐसा है, ये रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं रामलाल? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आंते। अब इसमें अलग अलग डिफरेंट शेप के कॉइल लिया, एक सर्कल छोटा कर लेते, दूसरा एलिप्स, थर्ड वन इज रेक्टेंगल, और क्या लूं बताओ? स्क्वायर ले लो, तेरी शक्ल का ले ले तो एकदम गंदा सा, हेक्सागोनल ले लो, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल इज गुड, ये ले, ठीक है। अब इन चारों को कांस्टेंट स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सबको कांस्टेंट वेलोसिटी v से अंदर ला। Then in which loop induced EMF is variable. Induced EMF is variable. In which loop induced EMF is variable, है ना। ये देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, सर्कल है, एलिप्स है, रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। किसमें वेरिएबल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और किसमें कांस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये बातें आपको बतानी। चलो इसको होमवर्क के लिए दे देते हैं, बहुत आसान है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक पर सेकंड, जो चेंज इन फ्लक्स है। अरे रामला, इतना आसान फॉर्मूला फिजिक्स में कहीं देखा है तूने? इतना आसान फॉर्मूला, ना तो कोई कांस्टेंट है, ना ही इसमें कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ना ही कोई अननेसेसरी फिजिकल क्वांटिटी। कितना आसान फैराडे चचा ने नियम दिया है। फैराडे चचा सिंपल सा कहते हैं, काहे परेशान हो रहे हो, इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू होगा वो डी फाई बाई डी, मतलब एक फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर लो, वही ईएमएफ, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, इस पे ईएमएफ डिपेंड करता है। असल में यही ईएमएफ होता है। तो जब ये अंदर जाएगा, तो पर सेकंड जो फ्लक्स चेंज होगा, या थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल, वो तुम देख, है ना, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रो मोशनल, रुक कुछ है ही नहीं है, छोड़, ये कुछ नहीं, भूल जा। एक सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं बता देता हूं। एक हमने लिया यू शेप का वायर, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने यू शेप का वायर लिया, इसको रेल प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। रेल प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वायर हमने यू शेप का लिया है, ये फिक्स्ड है, ऐसा फिक्स्ड है, और उस पे एक रॉड जो कि स्मॉल एंड लेंथ का है, उसको v वेलोसिटी से हम स्लाइड करा, उसको क्या कर रहा है बेटा? v वेलोसिटी से हो रही है रॉड, यार ये देख, इस रॉड को v वेलोसिटी से स्लाइड करके ले जा रहे, तो ये पटरी जैसा हो गया ना, रेलवे ट्रैक जैसा, इसलिए हम इसको रेल प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। कई बार हेडिंग लिख देता है रेल प्रॉब्लम, जिसमें ये बेटा स्मॉल एंड लेंथ है इसका लेंथ लेके क्या करोगे? इसका लेंथ का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो रॉड यहां से स्लाइड करते हुए आगे जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर, देखिए, लेट अस कंसीडर a straight conductor moving in a uniform time independent magnetic field.
यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट। ये बी क्रॉस जो है वो बेटा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब होता है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है, जो वैल्यू है, हर जगह वो सेम है, कांस्टेंट, टाइम के साथ चेंज। तो आपसे पूछा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताइए कितनी। इसकी वैल्यू पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ लूप। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप। कौन सा लूप भैया? लूप बन रहा है क्या कहीं? हाँ, ये यू शेप का ये वाला हिस्सा और उस पे रॉड रख दोगे तो यही तो एरिया, क्लोज एरिया रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा है। नहीं भाई साहब देख ऐसे, देख पा रहा है? तो ये देख, दिख रहा है? ये फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है और ये मार्कर ये रॉड है, तो ये क्लोज्ड एरिया बन रहा है ना। एरिया की वैल्यू क्या होगी लिख देता हूं, पता तो एरिया क्या होगा। तो एरिया में ये लेंथ एल दिया हुआ है, यहां से यहां के लेंथ को हमने एक्स माना, तो किसी भी टी टाइम पे जो एरिया होगा वो x होगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू हो जाएगा dlx, दैट्स इट। तो सर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? इंड्यूस ईएमएफ होता है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखता हूं, मॉड लेता हूं, तो d5/dt हो जाएगा ईएमएफ। और d5/dt जब आप डिफरेंशिएट करोगे फ्लक्स को, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। ये L जो कि इफेक्टिव लेंथ इस रॉड का हो जाएगा। ये छोटा सा बाहर निकला उसको इग्नोर करो, यहां से यहां तक लेंथ L ही होगा क्योंकि ये L है, वो कांस्टेंट है। हाँ, ये x जरूर चेंज होगा जब ये रॉड आगे या पीछे, और रेट ऑफ चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। L तो कांस्टेंट है, अच्छा सॉरी B तो कांस्टेंट है, L तो कांस्टेंट है, और dx/dt तेरा वेलोसिटी हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो होगी इसमें वो हो जाएगा बेटा BVL, ये आ गया तेरा इंड्यूस। और अगर तुम मान लो कि यहां पे रेसिस्टेंस है कुछ R, इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू है कुछ R, तो करंट लिख सकते हो इंड्यूस करंट ELV बाई रेसिस्टेंस R, ये करंट आ। अब करंट का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो आप जाओगे लेंस के पास और पूछोगे लेंस से भैया बताइए, तो लेंस कहेगा देख यहां पे क्या हो रहा, जैसे ये रॉड बाहर की तरफ जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, मतलब क्रॉस वाला फील्ड अंदर बढ़ रहा, क्रॉस बढ़ रहा तो डॉट डॉट का मतलब आंटी, अलग ही लेवल का है लेंस। लेंस का लेवल हिसाब अलग है आंटी। ये करंट फ्लो, ये करंट डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे करंट, ऐसे ना एंटी। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था करंट कैरिंग वायर, यू शेप की तो बात छोड़ो, यू शेप तो फिक्स्ड है, ये जो वायर है एल लेंथ का वो करंट कैरिंग वायर हो गया। करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, जहां पे वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तीनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो सकता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अरे हाँ वही सर, बिल हाँ बिल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बिल, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल रॉड का लेंथ और आई करंट। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अरे रामलाल वेलोसिटी आगे एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और रॉड वाई में, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो साहब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग वायर पे, और वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा B इंटू एल, रहने दो, करंट की वैल्यू लिखो, करंट है BLV बाई R, तो रामलाल BBLL मतलब B स्क्वायर L स्क्वायर V बटा R, ये है तेरा फोर्स, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। तो मान लो कि रॉड को V वेलोसिटी देके तुमने छोड़ दिया, तो फ्लक्स बढ़ने से करंट इंड्यूस होगा, और करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। तो कैसे करेगा फ्लक्स में चेंज को अपोज? ऑब्वियस सी बात है कि एरिया बढ़ने से रोकेगा, तो पीछे की तरफ फोर्स लगा के इसका एरिया बढ़ने से। अगर आप चाहते हो कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, टू मूव द वायर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, external force required is external force कितना रिक्वायर्ड होगा?
To move the wire with a constant velocity, external force required is, तो एक्सटर्नल फोर्स उतना ही रिक्वायर्ड होगा जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, इतना फोर्स लग रहा था। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, इतना फोर्स। और इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, उसको हमने मेंटेन रखने की कोशिश की, मतलब पावर डिलीवर किया। पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? एफ डॉट वी। आगे जा रहा था और आगे फोर्स लगा, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0, तो फोर्स हो गया तेरा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी और एक वी और, तो वी स्क्वायर बटा आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा राम। रेल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें आपको चीजें याद रखनी है। तो चलो बात करते हैं इंड्यूस ईएमएफ की। तो इंड्यूस ईएमएफ बोलो क्या होगा? बीएलवी। बी कांस्टेंट एल कांस्टेंट, एक्सचेंज हो रहा था, डीएक्स बाय डीटी वेलोसिटी हो जाएगा। तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? बीएलवी। कितना आसान है यार। इंड्यूस ईएमएफ बोलो क्या होगा? बीएलवी। तो इंड्यूस करंट क्या होगा? बीएलवी बाई आर। तो फोर्स क्या होगा? तो बिल तो बी और एल से मल्टीप्लाई कर दो, ये आई रहा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, फोर्स हो गया। पावर क्या होगा? पावर होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटा आर। रे रामलाल रे, देख रहे हो टर्म कैसे बढ़ता जा रहा है? बता, बीएलवी बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। पता क्या है? बीएलवी। देख इधर, आंखों में देख, इधर आंखों में, उधर मत देखना। बता, इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी, करंट बीएलवी बाई आर। अरे ईएमएफ को रेजिस्टेंस से भाग दे दूंगा तो करंट आ जाएगा। और फोर्स बिल, बी आई को एल से मल्टीप्लाई, सॉरी बी एल को आई से मल्टीप्लाई कर दे, ये रहा, ये हो जाएगा। देख कितना आसान है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। तो पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। पावर क्या हो जाएगा बोलो? पावर क्या हो जाएगा बोलो? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। जाया? चलो अब सवाल देखते हैं एक दो फटाफट। द करंट क्या? एक मिनट, ये समय से पहले आ गया। घबराना नहीं है। देर ये सवाल देखो, A conducting rod AB of length L is projected on a frictionless surface with velocity v0. At any instant the velocity of the rod after time t, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगाया है। तो बात बताओ, जैसे ही बाहर जाएगा फ्लक्स भरेगा तो बैटरी बन जाएगा, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, करंट कैरिंग वायर हो जाएगा, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो उसमें फोर्स लगेगा। इन सब कहानी को समझना नहीं जरूरी नहीं, बल ये समझो फ्लक्स चेंज होगा। कॉइल क्या चाहता है? फ्लक्स चेंज होगा। तो जब ये वायर आगे जाएगा तो इस पे फोर्स लगाएगा, पीछे आएगा तो कहां पड़े हो चक्कर में? हाँ, सुन मेरी बात, जरूरी है उसको भी समझना। देख, जैसे ही आगे जाएगा क्रॉस वाला फील्ड बढ़ेगा, क्रॉस फील्ड बढ़ने से डॉट बनेगा, डॉट मतलब आंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा पीछे, तो पीछे फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। कहाँ कहानी के चक्कर में कहां पड़े हो चक्कर में? इधर देखो, जैसे हम v वेलोसिटी से आगे फिर, तो ऑब्वियस सी बात है कॉइल नहीं चाहता है फ्लक्स बढ़े, फ्लक्स को कम करने के लिए कुछ करेगा, तो इस रॉड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसकी वेलोसिटी पहले से कम हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखना, अ फ्रेम सीडी का पूछा भाई, पावर लिख, P is equal to B square L square V square by R। रेल प्रॉब्लम ही तो है, चीज अगर दी हुई तो रख दो एज इट इज। बताओ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.2, ओके, मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं दिया ही होगा। फ्रेम ऑफ a place in a region of magnitude P is present, a rod of length 1 मीटर, ले लेंथ 1 मीटर मतलब 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 20 मीटर पर सेकंड, ले वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, and strength of magnetic field is 1 टेस्ला। सवाल में पता है क्या पूछ रहा है? पावर, वहां देखिए किलोवाट पावर पूछ रहा है, और क्या फॉर्मूला होगा हमें पता ही, देना ही पड़ेगा उसको, जो देना पड़ेगा तो मैंने लिख दिया। बताओ 20 का होल स्क्वायर ये होगा 400, मल्टीप्लाई एक और जीरो चला जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा 2, ये 3 मतलब 2 किलोवाट। समझ में आया कि नहीं? 2 किलोवाट इज करेक्ट आंसर।
देखो एरोप्लेन राइजेस वर्टिकली विथ अ स्पीड इतना, देख वोल्ट है ना, ईएमएफ पूछ रहा हूं, ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलवी, सब कुछ दिया हुआ लिख ले। मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है, वेलोसिटी है, लिख ले। मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है, वेलोसिटी है, लिख ले, ठीक है ना। तो ये बीएलवी रेल प्रॉब्लम के केस में आ जाता है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, क्या आ जाता है, बीएलवी। लेकिन उसी एरा में जब रेल प्रॉब्लम किसी ने डिस्कस किया और उसमें फैराडे चचा का लॉ यूज किया, फैराडे चचा का लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो d5/dt, डायरेक्ट ईएमएफ इज इक्वल टू d5। अब d5/dt लिखने के लिए मुझे फ्लक्स चाहिए होगा, और फ्लक्स लिखने के लिए मुझे एरिया चाहिए होगा, तो b.a, ये इसका एरिया हो गया। लेकिन उसी एरा में एक साइंटिस्ट था, इसका नाम है हॉल। बच्चा छोटा सा, मतलब इनकी नया नया आया था, साइंटिस्ट बना था, अभी रिसर्च कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, नया लड़का था। और तुम जानते हो कि चाहे वो गली मोहल्ला हो या घर हो या कॉलेज हो, हमेशा सीनियर्स और चचा लोगों की वैल्यू ज्यादा होती है। तो फैराडे की डोमिनेंसी ज्यादा था, लेकिन हॉल बात भी अजीब कर रहा था। हॉल नाम का जो साइंटिस्ट था वो बात भी अजीब कर रहा था। वो कह रहा था असल में जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ इसमें, वो पीएलवी सिर्फ रॉड की वजह से हुआ। इसमें ये यू शेप का वायर है ना, उसका कोई काम नहीं। और ये बात को इतना स्ट्रांगली कह रहा था, चिल्ला चिल्ला के, कि बात फैराडे तक पहुंच गई। फैराडे का कौन पागल है बे, कौन से रामलाल को लेके आए हो, कहां का रामलाल है ये, क्या कह रहा है ये। जब हॉल को फैराडे के सामने लेके जाया गया तो हॉल कहता है कि देखो चचा, असल में एक बात बताओ मुझे, ये क्या है। चचा कही मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा एल क्या है, एल इसका लेंथ है, मतलब ये रॉड का लेंथ है। चचा कहते हैं हाँ रॉड का लेंथ है। वेलोसिटी क्या है, डी क्या है, तो रॉड की वेलोसिटी है। तो हॉल कहता है कि चचा एक बात बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल प्रॉपर्टी हो गई, वो यू शेप की प्रॉपर्टी नहीं है, रॉड एल और रॉड का लेंथ है, वेलोसिटी रॉड का है, तो सारा का सारा इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ है वो तो रॉड की वजह से हुआ है। अरे मैग्नेटिक फील्ड भी, रॉड की लेंथ एल, रॉड की वेलोसिटी भी, तो इसमें लूप का क्या था है। कौन कह रहा है ये, हॉल कह रहा है। ये हॉल कह रहा कि जो बीएलवी है इसमें लूप की क्या प्रॉपर्टी है, पहले ये बताओ मुझे। तो फैराडे कहता कि जब तक तू फ्लक्स नहीं लिख पाएगा, फ्लक्स में चेंज कैसे लिखेगा, और जब फ्लक्स में चेंज ही नहीं लिख पाएगा तो ईएमएफ कहां से आएगा। ईएमएफ मतलब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब है d.a और ए का मतलब है लूप, और ए लूप आएगा तभी तो एरिया आएगा। अब तू कह रहा कि नहीं इंड्यूस ईएमएफ रॉड की वजह से हुआ है, सारा का सारा क्रेडिट मैं रॉड को दूंगा, रॉड ही इंड्यूस ईएमएफ कराया है, मैग्नेटिक विल बी, रॉड की लेंथ एल, रॉड की वेलोसिटी भी, इसीलिए इसको नाम दे दिया हॉल ने, ये मोशनल ईएमएफ है और रॉड के मोशन की वजह से आया है, इसमें एरिया का कोई मतलब नहीं है। फैराडे ने हॉल को चैलेंज दिया, ठीक है ठीक है, तो तू बिना लूप का एरिया लिए हुए प्रूफ कर, और चल बिना लूप लिए हुए, बिना लूप लिए, लूप मत ले, तू एक रॉड ले ले और भगा और ईएमएफ इतना इंड्यूस करके दिखा, क्योंकि असंभव बात। क्यों असंभव है, अभी तक 2 क्लास में तुमने जो कुछ भी पढ़ा है फ्लक्स, और फ्लक्स क्या होता है B.A, ए क्या है, एरिया किसका, लूप का, मतलब बिना लूप के कुछ संभव ही नहीं है। ये वही पागलपन है। तुम जैसे रामलाल अगर होते तो फैराडे चचा की बात मान लेते और निकल लेते, लेकिन हॉल अराड़ बोला कि नहीं यार, क्या मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करता। हॉल बहुत रिस्पेक्टफुली हॉल चचा से कहता है कि चचा मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चचा एक बात बताओ यार, फिर से मेरे मन में यही है कि चचा इसमें लूप की प्रॉपर्टी आई कहां। लास्ट में आप देखो ना चचा आपने क्या लिखा है, बीएलवी, बी मैग्नेटिक विल, एल रॉड का लेंथ, वी वेलोसिटी ऑफ रॉड। लेकिन हॉल प्रूफ तो नहीं कर पा रहा था, लूप मानना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना एरिया लिए हुए आप फ्लक्स नहीं लिख सकते, और फ्लक्स नहीं लिख सकते तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो ईएमएफ नहीं है। लेकिन हॉल कोशिश करता रहा,
कोशिश करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उसने सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, मतलब सिर्फ ईएमएफ की वैल्यू ही नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया जो कि बिना फ्लक्स का है, क्योंकि फ्लक्स लिखोगे तो एरिया है और रॉड के पास एरिया है नहीं। तो हॉल ने ऐसा क्या किया, जो मोशनल ईएमएफ को बिना एरिया लिए हुए, बिना रेल बनाए हुए, सिर्फ एक रॉड को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चला के, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चला के इंड्यूस ईएमएफ बना दिया। ऐसे कैसे, उसको हम जानते हैं मोशनल ईएमएफ एंड हॉल इफेक्ट के नाम से, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो हॉल को बहुत ही बड़ा चैलेंज मिला, बिना एरिया से ईएमएफ कैसे आ जाए, ठीक है ना। और जो आएगा वो हॉल फैराडे का भी बाप निकले, और भैया वो एकदम अंदर ही नहीं घुसेगा, अंदर में के अंदर घुस के देख लेगा और कहानी क्या है। जैसे ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है, समझना, थोड़ा सा समझना, मजा आएगा। और यहाँ पे एक मैंने स्क्वायर लूप ले। अब ईमानदारी से बताओ, अभी तक तुम जितना पढ़े हो उसी के अकॉर्डिंग बताना, अगर इस पूरे लूप को मैं v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखो ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाऊं, तो इस पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो इस पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ होगा 0। कौन बताएगा, फैराडे। क्या बताएगा, फैराडे बताएगा कि फ्लक्स कांस्टेंट है, जितने फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे हैं आगे भी जाएगा तो उतना ही फील्ड लाइंस पास करेगा, तो यहां से फ्लक्स कांस्टेंट तो ये। लेकिन साहब हॉल एक अलग ही लेवल का है। हॉल कहता रुको रुको रुको, सबर करो, मैं लूप लूंगा ही नहीं। हॉल कहता है लूप की जरूरत ही नहीं, मुझे फ्लक्स लिखूंगा ही नहीं, और फिर मैं प्रूव कर दूंगा कि ये जो है ए बी सी डी इंड्यूस ईएमएफ 0 अगर है तो कैसे। वो एक एक रॉड के बारे में बात करें अलग ही लेवल पे, एकदम अंदर घुस के, सिर्फ लूप को ही नहीं देखा, अंदर घुस के रॉड में देख के, और वो कहेगा कि बैटरी बन रहा है। फैराडे चचा को सिर्फ लूप में ही इंड्यूस ईएमएफ देखना आता है, अंदर लूप के 4 रॉड से बना है, उस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा ये फैराडे चचा कभी नहीं बता। ये कौन बताया, हॉल। और किस वजह से बताया, अपने पागलपन से, अपनी जिद की वजह। तो दुनिया भले ही तुम्हें कुछ भी बोले, लेकिन अगर तुम्हें कुछ लगता है तो उसके लिए संघर्ष करो और दुनिया वाले को दिखाओ कि तुम्हें क्या काबिलियत है, तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें जिद हिंदी में तो नहीं लिख पा रहा मैं, जो जिद है, जो पागलपन है किसी चीज को लेकर, हाँ ऐसा नहीं कि तू, तेरी पागलपन है कि हम 4 मंजिल से कूद जाएंगे, तो सच में पागलपन है बे, का पागलपन पालो। तो देखो ये जिद और ये पागलपन अगर देखना है तो हॉल से देखो। भाई साहब दुनिया में 1% इंसान नहीं था उस समय जो ये सोच सकता था कि बिना फ्लक्स लिखे, बिना फ्लक्स में चेंज लिखे कोई इंड्यूस ईएमएफ करा पाएगा, और वो करा पाए। देख लो कितनी बड़ी बात। इस बड़ी बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ఎందుకంటే అవి ఇట్లా అంటే ఊడిపోతాయా